नमस्ते, आदाब और सलाम मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम ग्रह की, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, बहुत कुछ पूछा जाता है और जो हमें हैरान करता है। दरअसल ये ग्रह शनि से भी ज्यादा, केतु से भी ज्यादा हमें हैरान करता है और कभी कभी सबको मिलाकर जितनी मुसीबत देता है उससे भी ज्यादा परेशान करता है। और ऐसा क्यों है कि लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुकता या बेचैनी तब पैदा होती है जब राहु की दशा नजदीक आ रही होती है? हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की, जिसे पश्चिमी ज्योतिष में मून का नॉर्थ नोड कहा जाता है, जबकि केतु को साउथ नोड ऑफ द मून कहा जाता है। अब राहु है क्या और उसकी एनर्जी क्या है? राहु दरअसल दो कक्षाओं का कटाव या इंटरसेक्शन है। ऐसा लगता है कि सूरज जमीन के चारों तरफ घूमता है, तो सूरज की जमीन के चारों तरफ उसकी लगती हुई कक्षा चांद की जमीन के चारों तरफ की कक्षा से काटती है। तो जब दोनों कक्षाएं आपस में काटती हैं, तो उस धुरी का उत्तरी कटाव या दोनों कक्षाओं का वो कटाव राहु को दर्शाता है, जबकि उसके दक्षिण वाला पॉइंट केतु से दर्शाया जाता है। अब ये गणित के नजरिए से है कि वो दो कटाव के पॉइंट है क्या? तो अगर राहु बस एक कटाव का पॉइंट है, तो इसे ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें वो ताकत है कि ये एक माइंडसेट को, हमारे इमोशनल पैटर्न को, हमारी इमोशनल सोच को, हमारे लॉजिकल रीजनिंग को, हमारे एनालिटिकल रीजनिंग को प्रभावित कर सकता है। और ज्यादा इसलिए क्योंकि ये चांद के जरिए जाना जाता है। और चांद है क्या? चांद या चंद्र को माइंड या दिमाग माना जाता है, जो हम सबको प्रभावित करता है। तो कहा जाता है कि हमारे लिए सबसे अहम ग्रह चांद है, सूरज से भी ज्यादा जो आत्मा है। और चांद क्यों? क्योंकि ये दिमाग है। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हमारे इमोशंस भी दिमाग से ही जुड़े हैं। तो अगर हमारा दिमाग ठीक है या हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, वो मजबूत है, ताकतवर है, अच्छी युति या योग बना रहा है, तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। चांद की ताकत ही काफी है हमें बहुत सारी मुश्किलों से निकालने के लिए, क्योंकि अगर इमोशनल बैलेंस है तो हम जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर चांद प्रभावित या पीड़ित है, तो हमारी जिंदगी भी पीड़ित हो सकती है, क्योंकि हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, हम इमोशनली कमजोर होंगे वगैरह। तो क्योंकि राहु चांद का उत्तरी नोड है और चांद को और सोच को प्रभावित करने की ताकत रखता है, इसलिए राहु एक बहुत अहम ग्रह बन जाता है। और हमारी जिंदगी से क्या नतीजे निकलेंगे? राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो उस एरिया या जिंदगी के उस पहलू पर फोकस करता है जिस घर में वो बैठता है एक होरोस्कोप या कुंडली में, जबकि केतु जो उसके ठीक 180 डिग्री उल्टी दिशा में या उल्टे घर में बैठता है, जिस घर या राशि में वो बैठता है उसके सारे नतीजों को सोख लेता है या खत्म कर देता है। तो केतु हमारी पिछली जिंदगियों में हासिल किए हुए कामों को दर्शाता है और अब वो हमें दिलचस्प नहीं रहता, वो अब हमारे कर्म का हिस्सा नहीं रहा, या फिर हमारे कर्म का बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है। जबकि जहां राहु बैठता है वो ये दर्शाता है कि इस जिंदगी में हमें कौन से कर्म प्रदर्शित करने हैं या दिखाने हैं या उन पर फोकस करना है। तो असल में हमारी जिंदगी राहु के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसके नतीजे, उसके दृष्टि, उसकी युतियां, उसकी दशा, उसकी अंतरदशा, उसके बनाए हुए दोष या योग, चाहे वो कुंडली में योग कारक हो या मारक कारक हो, वगैरह वगैरह। अब लघु पराशर में एक अहम श्लोक आता है जो कहता है कि अंधेरे ग्रह राहु और केतु उस घर के नतीजे जोरदार तरीके से देते हैं जिस घर में वो बैठे हैं, या फिर जिस ग्रह के साथ वो युति में हो उस ग्रह के मालिकाना घर के नतीजे देते हैं। मतलब अगर मेष लग्न है और राहु दूसरे घर वृषभ में बैठा है, तो राहु दूसरे घर और वृषभ के नतीजे देगा। अगर राहु उसी घर में चांद के साथ युति में है, मतलब चांद भी वृषभ में बैठा है जो चौथे घर का मालिक है, तो राहु चांद के साथ युति में होने की वजह से, जबकि चांद चौथे घर का मालिक है, तो राहु चौथे घर के नतीजे भी देगा। तो ये एक अहम श्लोक है जो राहु की क्वालिटी बताता है। मतलब राहु उस ग्रह का आईना होता है जिसके साथ वो बैठता है और उस घर के नतीजे देता है जिसमें वो स्थित है। तो हमारी जन्म कुंडली में देखने के लिए ये एक अहम श्लोक है, राहु कहाँ बैठा है और वो क्या नतीजे दे सकता है। अब ये भी कहा जाता है कि राहु फोकस दे रहा है और उस एरिया को सामने ला रहा है, मतलब जो भी नतीजे हमें मिलेंगे वो ज्यादातर उस घर के होंगे जिसमें वो बैठा है और उस ग्रह के जिसके साथ वो युति में है।
अब सूरज और चांद दो ऐसे ग्रह या खगोलीय पिंड हैं जो किसी भी ग्रह युद्ध में हार नहीं मानते। मतलब कोई भी ग्रह जो जन्म के वक्त सूरज के बहुत करीब आ जाए तो वो ग्रह अपने नतीजे उतने ताकतवर तरीके से नहीं दे पाता जितने सूरज और चांद दे सकते हैं, और उन ग्रहों को दग्ध या कंबस्ट माना जाता है। मतलब वो अपनी रिदम उतनी ताकत से नहीं दे पाते जितना दूर रहने पर देते। अब जहां कोई ग्रह सूरज और चांद को ग्रह युद्ध में हरा नहीं सकता, वहीं दो ग्रह जो सूरज और चांद को ग्रहण लगा सकते हैं, दरअसल जो उनसे मिलने वाले सारे नतीजे खत्म कर सकते हैं, वो है राहु और केतु। राहु किसी भी प्रभाव या नतीजे को खत्म कर सकता है जो सूरज आपको दे या चांद आपको दे, या फिर उन्हें उल्टे नतीजे देने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि राहु को वही एकमात्र ग्रह माना जाता है जो सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज को निगल सकता है। तो पौराणिक कथाओं में भी और बृहत पराशर होरा शास्त्र या लघु पराशर या जातक चंद्रिका और होरा सार, होरा रत्नम, ऐसी तमाम किताबों में भी मगर ये भी कहा जाता है कि राहु सबसे ताकतवर है, राहु की ताकत सबसे ज्यादा है। दरअसल ये मंगल या शनि या बुध की ताकत से भी ज्यादा है। हर एक अपनी जगह मजबूत है, मगर कहा जाता है कि राहु की ताकत अचानक सबसे ज्यादा है और राहु की ताकत सूरज से दोगुनी है, और इसलिए राहु ग्रहों में सबसे ताकतवर है। तो राहु अपनी दशा, अंतर्दशा और उसके गोचर या ट्रांजिट में आपको बहुत तगड़े नतीजे दे सकता है, बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, या फिर एक बहुत पीड़ादायक या चुनौती भरा ग्रह भी हो सकता है। मगर अगर राहु हमारी कुंडली में सबसे ताकतवर ग्रह है तो राहु के नतीजों का असर भी सबसे तगड़ा होगा। तो अहम ये है कि हम देखें कि हमारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, कौन सी युतियां बना रहा है, कहाँ दृष्टि डाल रहा है, उसकी ताकत और डिग्री क्या है, क्या वो सूरज को दग्ध कर रहा है, उसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उसकी अंतर्दशा कब चल रही है, दशा कब चल रही है, उसके ट्रांजिट क्या दे रहे हैं, उसका गोचर, उसकी कक्षा में घूमना हमें क्या दे रहा है। तो ये सब बहुत बहुत अहम है, क्योंकि वो नतीजे जोरदार तरीके से सामने आएंगे। मगर राहु हमें असामान्य सोचने पर मजबूर करता है। राहु हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि राहु चांद की एनर्जी को फैलाता है। तो हमारे आसपास की हर चीज एक तरह से राहु ने ही दी है। हमने जो कुछ भी बनाया है, मिसाल के तौर पर पहिया, पहली बार पहिया उस इंसान ने बनाया जिसने सोचा कि अगर गोल चीज हो तो चीजों को जमीन पर लुढ़काना आसान होगा, तो पहिया बना। तो पहिया दरअसल राहु एनर्जी का ही नतीजा है, क्योंकि राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है, आपको प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपको ज्यादा या तगड़े नतीजे कहाँ मिल सकते हैं। तो राहु एक अनोखा ग्रह है, ये अनोखी सोच लाता है, अनोखे आइडियाज लाता है, ब्रेक थ्रू आइडियाज लाता है। राहु वाईफाई को दर्शाता है, टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, राहु इंटरनेट को दर्शाता है, वो सब कुछ जो वर्चुअल है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि राहु एक धुएं का पर्दा भी है, वो चीज जिसे आप देख नहीं सकते मगर वो नतीजे देती है, ठीक वाईफाई की तरह। आप वाईफाई सिग्नल नहीं देख सकते मगर वो नतीजे देता है। आप इंटरनेट नहीं देख सकते, आपको इंटरनेट वाईफाई और हवा के जरिए मिलता है, मगर आपको नतीजे मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज, नई टेक्नोलॉजी, आईटी, वाईफाई, एयरवेव्स, हवा पर सवारी, वर्चुअल मनी, कुछ भी वर्चुअल, ये सब राहु एनर्जी है। मतलब अगर कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो लगातार आपकी सेहत को चुनौती दे रही है, जैसे पेट की दिक्कत या सिर दर्द, या कोई भी चीज जो आपके साथ रेगुलर चल रही है और किसी वजह से डॉक्टर पहचान नहीं पाए या आपकी मुश्किल हल नहीं कर पाए या उस खास बीमारी या तकलीफ का इलाज नहीं दे पाए, तो कहा जाता है कि ये राहु की वजह से हो सकता है, जिससे सेहत प्रभावित हो रही है। क्योंकि राहु एक धुएं का पर्दा है, ये लोगों को या डॉक्टर को नहीं होने देता कि बीमारी क्या हो सकती है। कुछ हद तक केतु भी यही नतीजे देता है, जब ये सही एनालिसिस या सही डायग्नोसिस नहीं होने देता, या बीमारी के इलाज को खुद रोक देता है, ना कि सिर्फ डायग्नोसिस को। तो आपको उन बीमारियों से अच्छी राहत या जल्दी राहत नहीं मिलती जो राहु के पीड़ित होने की वजह से आती है। तो अगर राहु चौथे घर में बैठा है तो दिल या छाती में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चौथा घर दिल को भी दर्शाता है। जबकि अगर राहु छठे घर में बैठा है तो ये आंतों से जुड़ी कोई चीज भी हो सकती है। तो अगर राहु की कोई अशुभ स्थिति है चौथे घर में या छठे घर में, मिसाल के तौर पर,
तो क्रमशः दिल की बीमारियां या तकलीफें हो सकती है, क्रोनिक तकलीफें और कोई आसान हल नहीं। और छठे घर में ये पेट या आंतों में चुनौतियों की वजह से हो सकता है। तो राहु आपको लॉन्ग टर्म बीमारियां भी दे सकता है अगर पीड़ा तगड़ी है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव साइड पर राहु की दशा आपको अच्छे नतीजे भी देगी अगर राहु अच्छी जगह बैठा है। मिसाल के तौर पर राहु मीन राशि में आपको अच्छे नतीजे देता है, खास तौर पर अगर वो त्रिकोण के घरों में भी है, उपचय के घरों में जैसे तीसरा, छठा और 11वां घर, तो राहु शानदार नतीजे देता है। ये लोग इसी की बात कर रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, अगर कोई क्रोनिक बीमारी है जो हल नहीं हुई या जिसका इलाज नहीं हुआ, या कोई लॉन्ग टर्म मुश्किल जो आपकी जिंदगी में है, तो मेहरबानी करके देखें कि राहु कहाँ बैठा है और जिंदगी का वो खास पहलू कौन से घर में क्या राहु से जुड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रोनिक बीमारी है जैसे पेट की, तो अपने आप छठा घर आपकी आंतों से जुड़ा है, साथ ही बीमारी से भी जुड़ा है। फिर देखें अगर वो क्रोनिक और लॉन्ग टर्म है और आप बीमारी हल नहीं कर पा रहे या इलाज नहीं करवा पा रहे, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, तो राहु या केतु का हाथ होगा। लॉन्ग टर्म आमतौर पर अगर राहु वहां बैठा है या राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है या केतु वहां बैठा है, तो डॉक्टरों को लगेगा कि बीमारी पहचानना या ठीक करना आसान नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि राहु अशुभ नतीजे भी ला सकता है जहां वो बैठा है, क्योंकि राहु वो चीज भी है जो आपको बहुत ऊंची एनर्जी देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये आपसे आपके कर्मिक कर्ज भी चुकवाता है। तो अगर आप कोई कर्मिक कर्ज लेकर चल रहे हैं जो इस जिंदगी में चुकाना है, तो केतु उस राशि और घर के नतीजों को सोख लेगा जहां वो बैठा है। हालांकि राहु जहां वो बैठा है, क्योंकि वो नतीजों पर या आपके काम पर फोकस लाता है, आपके कार्बन कर्ज भी आपको चुकाने पड़ेंगे, खास तौर पर अगर 5वें घर 12वें घर की एनर्जी भी शामिल है, वो भी कर्ज से जुड़े हैं। तो दूसरी चीज ये चेक करने की है कि क्या आपको अशुभ नतीजे मिल रहे हैं। और कुछ मामलों में, कुछ श्लोकों में ये भी कहा गया है कि राहु कर्ज, बीमारी, पीड़ा, चुनौतियां, मुश्किलें ला सकता है। राहु की दूसरी खासियत ये है कि ये शुभ और अशुभ दोनों तरह की घटनाएं या नतीजे दे सकता है। तो अगर कोई ग्रह शुभ भी है, तो राहु की सोहबत में आकर कुछ खास नतीजे दे सकता है। तो श्लोक कहता है, मतलब भले ही कोई ग्रह स्वभाव से शुभ हो, अगर वो राहु की सोहबत में हो तो अशुभ नतीजे ही देता है। ऐसी दशा के आखिर में इंसान बीमारियों, गम और बेघर होने के खतरे में रहता है। तो मिसाल के तौर पर अगर राहु सूरज के साथ बैठा है, मान लीजिए 8वें घर में, तो राहु सूरज की काबिलियत ले लेता है और सूरज भी राहु की, और राहु ऐसी युति या स्थिति में सूरज को ग्रहण भी लगा रहा है। तो सूरज की दशा में राहु के अशुभ नतीजे सामने आ सकते हैं और सूरज के अच्छे नतीजे राहु की दशा में सामने आ सकते हैं। तो अगर कोई शुभ ग्रह राहु के साथ बैठा है, मिसाल के तौर पर बृहस्पति या बुध या शुक्र या चांद, जो माने हुए शुभ ग्रह है, तो राहु के साथ बैठकर वो अपनी ही दशा में अशुभ नतीजे दे सकते हैं। तो आपके ग्रह कैसे बैठे हैं उसके हिसाब से गहराई में जाकर ये चेक करना पड़ता है कि राहु आपके लिए क्या नतीजे ला सकता है, खास तौर पर अगर वो दूसरे ग्रहों के साथ युति में बैठा हो। ये भी कहा जाता है कि राहु बहुतायत या अबंडेंस लाता है। राहु में वो ताकत या क्षमता है कि ये आपको एक्सपोनेंशियल नतीजे दे। ये उस घर या राशि के नतीजों को फैलाता है। बृहस्पति के उलट, जो धीरे धीरे फैलाता है, राहु न्यूक्लियर एनर्जी है, ये फटेगा। ये उस खास घर और राशि के नतीजे फोड़कर रख देगा जिसमें राहु बैठा है और जिस पर उसकी दृष्टि है। इसीलिए राहु इतना अहम है। तो क्योंकि आप में ये क्षमता हो सकती है, राहु एक्सपोनेंशियल नतीजे देने की क्षमता है, बड़े नतीजे, विस्फोटक नतीजे, आपको पता होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि उस एनर्जी को अपने फायदे में कैसे लाया जाए या कैसे इस्तेमाल किया जाए। राहु को आपको नेगेटिव तरीके से प्रभावित करने, पीड़ित करने, बीमारियां देने, चुनौतियां देने, बिजनेस में कमी देने, नुकसान देने, मौत देने के बजाय अगर आप उस राहु एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें, उसे सही दिशा दे सकें, तो आप उसे और पॉजिटिव कोशिशों में लगा सकते हैं। राहु की एक और खासियत का श्लोक है, उसकी फैलाने या बहुत ज्यादा फैलाने या विस्फोटक तरीके से फैलाने की काबिलियत। होरा कहता है, मतलब राहु बहुतायत देता है। तो जहां भी राहु बैठता है, वो उस घर और राशि की बहुतायत देता है जिसमें वो बैठा है। तो अगर राहु चौथे घर में बैठा है और अच्छी हालत में है,
अच्छी ताकत में, अच्छी डिग्री में और किसी मित्र राशि में जैसे कन्या, तो बहुत चांस है कि राहु की दशा या अंतर्दशा में इंसान को प्रॉपर्टी में बहुत फायदा हो सकता है, घरेलू सामान हासिल हो सकते हैं, आराम मिल सकता है, गाड़ियां, वाहन वगैरह मिल सकते हैं। तो राहु बहुतायत देता है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। तो आपको अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं और बुरे नतीजे भी, इस बात पर कि राहु कहाँ बैठा है, क्योंकि राहु उसमें बहुतायत देता है। राहु वो विस्फोटक एनर्जी भी है जो आपको सही दिशा या जो आप करना चाहते हैं उसकी तरफ इशारा कर रही है। कई बार राहु की दशा और अंतर्दशा अपने साथ बहुत सारे बदलाव लाती है जिनसे लोग डरते हैं। जब राहु दशा आ रही होती है तो लोग घबरा जाते हैं, मुझे नहीं पता राहु क्या नतीजे लाएगा, मगर क्योंकि राहु इतना कर्मिक ग्रह है, क्योंकि ये आपको वो दिशा दिखाता है जहां यह आपकी जिंदगी का फोकस है, कई बार ये उस दिशा की तरफ इशारा करता है, मगर हम उन बातों या दिशा को मिस कर देते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत उलझे हुए हैं। हम देख नहीं पाते कि राहु हमें क्या दिखाना चाह रहा है, राहु हमें किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। राहु ब्रह्म बिंदु में भी शामिल है, या वो स्पेस, या राहु और चांद के बीच का मिड पॉइंट। हम ब्रह्म बिंदु और उसके एनालिसिस के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, मगर इसका मतलब ये है, ब्रह्म बिंदु वो पॉइंट है जहां आपकी जिंदगी का फोकस है, या कम से कम वो एक चीज जो आपको अपनी जिंदगी में करनी है, और राहु उस दिशा की तरफ एक पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि चांद वो है जो आपको आइडियाज देता है कि क्या करना है, और राहु आपको एनर्जी देता है। राहु सफेद रोशनी की तरह है, जबकि केतु काली रोशनी की तरह है। अगर आप थिएटर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्क्रीन सफेद है, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर फिल्म प्रोजेक्ट करते हैं तो सफेद स्क्रीन सब कुछ वापस रिफ्लेक्ट करती है, और फिल्म शायद छोटे साइज में हो, मगर बड़ी स्क्रीन आपको वो चीज 10 गुना या 100 गुना बड़ी दिखाती है। राहु वही सफेद स्क्रीन है जो हर चीज को प्रोजेक्ट करती है और आपके लिए फैलाती है। तो राहु आपको वो एनर्जी देता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ सकें जहां आपकी जिंदगी का मकसद है। तो आपको इसे समझना और पहचानना चाहिए। जबकि केतु उस घर और राशि के नतीजों को सोख लेता है और खत्म कर देता है जिसमें वो बैठा है। तो अगर राहु आपको वो मौका दे रहा है, राहु आपको उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो जाने और समझे कि ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपको होरोस्कोप में राहु की स्थिति के बारे में नहीं पता, तो आप अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। आप नहीं जानते आप किधर जा रहे हैं, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। और जब राहु दशा आती है और वो जिंदगी में कोई चुनौती या बदलाव लाती है, तो आप बेचैनी महसूस करते हैं। इसके बजाय आपको राहु की स्थिति का एनालिसिस करना आना चाहिए और उसके आने से पहले ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये दिशा है। राहु वो है जिसने बहुत सारी क्रिएटिविटी लाई है, ड्रोन से लेकर ड्राइवरलेस कार तक, या टेक्नोलॉजी या स्टेम सेल रिसर्च, ये सारी एनर्जी, या वर्चुअल मनी, ये सब राहु एनर्जी है। ये राहु का जमाना है और एक तरह से हम खुशकिस्मत हैं क्योंकि ये राहु का जमाना है, और इसीलिए हम पिछली 2 सदियों से ये टेक्नोलॉजिकल विस्फोट देख रहे हैं। तो राहु को सच में अच्छी तरह समझने के लिए अपनी कुंडली में राहु की स्थिति समझें, अपने होरोस्कोप में राहु की स्थिति समझें, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये आपको आपकी जिंदगी के गोल की तरफ इशारा कर रहा है, ये आपको आपकी जिंदगी के मकसद की तरफ इशारा कर रहा है, ये आपको क्रिएटिविटी देने की इजाजत देना चाहता है। अगर राहु चांद के साथ बैठा है और चांद कम डिग्री में है जहां चांद राहु को कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्रिएटिविटी की विस्फोटक एनर्जी हो सकती है जो आपको वो ताकत और एनर्जी दे रही है कि आप कुछ ऐसा लेकर आएं जो जिंदगी बदल देने वाला या दुनिया बदल देने वाला हो, या कम से कम एक बड़ा बदलाव लाने वाला करिश्मा जो आप कर सकते हैं, या कोई इन्वेंशन या खोज या आइडिया या सोच या बिजनेस। अगर बुध राहु के साथ जुड़ा है और दोनों पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव कंडक्शन बना रहे हैं, तो ये ब्रेक थ्रू एनालिटिकल एबिलिटी हो सकती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। मिसाल के तौर पर अगर राहु बृहस्पति के साथ बैठा है तो ये एजुकेशन, विद्या, फाइनेंस के दायरे में ब्रेक थ्रू हो सकता है। शुक्र के साथ ये बहुत ऊंचे आर्टिस्टिक ऑर्डर की क्रिएटिव एनर्जी दे सकता है, ये किसी को माइकल एंजेलो या MF हुसैन बना सकता है। तो राहु की स्थिति समझें, अपने अपने होरोस्कोप में राहु की एनर्जी समझें और उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करें। राहु के कई उपाय हैं।
राहु के उपाय ये हो सकते हैं कि आप घर को बहुत साफ रखें। आप ये यकीनी बनाएं कि घर में मकड़ी के जाले ना हो। आप ये यकीनी बनाएं कि कोई गंदगी, मैल ना हो। उसे टाइडी और स्पिक एंड स्पैन रखें। घर को अंधेरा न रखें, उसे हवादार रखें। चीजों में रोशनी करें। अगर आप राहु दशा में जा रहे हैं, ये यकीनी बनाएं कि आप घर में बंद न रहें। जितना हो सके घर से बाहर निकलें, धूप लें, वगैरह वगैरह। टॉयलेट साफ करना राहु का एक उपाय है, वगैरह। हालांकि राहु के उपाय जनरल करने के बजाय उसके हिसाब से हों जिसके साथ वो युति में है, वगैरह। और फिर राहु में ये काबिलियत भी है कि वो आपको अपनी दशा और अंतर्दशा में अनोखे ब्रेक थ्रू आइडियाज या बदलाव ला सकता है। तो जब भी राहु दशा और अंतर्दशा आ रही हो, देखें कि राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। देखें कि राहु किसके साथ युति में है। और क्योंकि जहां ये ट्रांजिट कर रहा है और जहां नेटल चार्ट में बैठा है, राहु में दोनों तरह के नतीजे देने की काबिलियत है। और जहां इसकी दृष्टि पड़ रही है, उन ग्रहों की दूसरी दशाओं के नतीजों में भी शामिल है। तो उन नतीजों पर ध्यान दें। अब राहु आपको, जैसा मैंने अभी कहा, जिंदगी बदल देने वाले और ब्रेक थ्रू आइडियाज भी दे सकता है। तो समझें कि ये एनर्जी कहाँ प्रकट हो रही है। कोशिश करें और उस एनर्जी का इस्तेमाल करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, ताकि ये बेहतर समझ आ सके कि क्या चल रहा है। तो अब जब हमने समझ लिया है कि राहु आपको क्या नतीजे दे सकता है, तो कृपया करके मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क करें ताकि ये समझ सके कि आपके नेटल चार्ट में राहु कहाँ बैठा है, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ये क्या नतीजे दे सकता है, ये आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है, ये आपके लिए कौन से मौके ला सकता है, और आप इस साइकिल की उम्मीद को अपनी कुंडली में कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दशा या अंतर्दशा या ट्रांजिट वगैरह। तो जब तक हम किसी और वीडियो के लिए मिलते हैं, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।